नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव के दर्शकों की विशेष मांग पर जो मिजोरम और देश भर के जो बड़े हालात हैं उन पर जो हम चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट रजनीश कुमार जी होते हैं, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। राजनीति के अलावा जो सामरिक राजनीति है उसमें भी इनका एक बड़ा अनुभव है। मिजोरम की घटना पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे रजनीश जी। हमने ये बात स्थापित कर ली थी कि सरकार इंटरफेयर इसमें इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये मुद्दा बड़ा पेचीदा है। ये देश के किसी और घटना की तरह नहीं है, बल्कि एक क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर लड़ाई हुई है और इसमें कहीं ना कहीं समय अपने आप में एक मरहम का काम करता है। आपने कुछ सुझाव भी दिए थे कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं उनको अगर अपदस्थ कर दिया जाए तो वो भी एक रास्ता बन सकता है। हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, एक चर्चा मिजोरम पर कराने की कोशिश की। प्रधानमंत्री को भी कल सदन में आकर बोलना पड़ा, लेकिन पूरी जो उनके भाषण था, एक लंबा भाषण था जिसमें मात्र 2 मिनट उन्होंने मिजोरम को दिया और अंततः कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को जिस काम के लिए लोग हर बार, ये भाजपा के लोग ही कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेते थे कि कड़ी निंदा करते थे, कहते थे कि मिलजुल कर रिजॉल्व कर लेंगे, कोई फर्म एक्शन लेने की कैपेसिटी नहीं थी मनमोहन सिंह में। ऐसा ही कल दिखा नरेंद्र मोदी को लेकर भी। क्या कहना चाहिएगा? जो चर्चा हुई इसमें विपक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हो गई, भाजपा कह रहा है हमारी जीत हो गई, मिजोरम के लोग तो अंततः हारे ना। नहीं, इसमें कल एक सही बात हुआ, पहला बार कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जो अमित शाह हैं यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया। ये जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसके रूट में है बांग्लादेश, ये बर्मा से आने वाला मिजो इन्फ्लक्स। ये बात को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा था और हम आपके चैनल पे मैं बार बार आपको कह रहा था कि ऑन द स्पॉट लोग मणिपुर जाके देखे और मिजोरम, तब पता चलेगा। जो पिछले बार भी कहा था, बर्मा अपने नागरिकों पर हवाई जहाज से बम गिरा गिरा के मिजोरम में ठेल रहा आदमी को, और ये मिजोरम का जो सरकार है, जोरमथंगा सरकार है, वो मिसचीफ कर रहा है। मिजोरम के लोग मिसचीफ कर रहे हैं, भाई बंदी में उनको ले रहे हैं और बाद में उसको मणिपुर में घुसा रहे हैं और असम में भी। ये पूरा एरिया डिस्टर्ब हो रहा है। इस बात को एडमिट किया कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और ये मैं फेल्योर देख रहा हूं एस जयशंकर साहब का। और ये जो मिजोरम गवर्नमेंट है, ये बर्मा वाले को क्यों आने दे रहा है अपने देश में। और सबसे बड़ी बात है कि मिजोरम का जो क्राइसिस हुआ था उसको रिजॉल्व करने वाला उस समय का सबसे बड़ा नामी जासूस अजीत डोभाल थे, जो मिजो समझौता हुआ था लालडेंगा से, तो और उनको मिजोरम का पता है अपने हाथ की तरह सब कुछ। इसके बाद वो भी चुप है। तो मेन इसमें फैक्टर था ये जो बर्मा फैक्टर है, जिसको कि एस जयशंकर साफ साफ नहीं कह रहे थे कि भाई तुम इसको बंद करो, इसके कारण हो रहा है। सबके जड़ में बर्मा है। तो भारत सरकार जैसे पाकिस्तान पे 2 बार एयर रेड किया, वैसे इस बर्मा को करे, टाइट होके बोले, फिर ये मामला ठीक होगा। अंदर वाला तो ऑर्गेनिक सोल्यूशन है कि मिजो मैती में हो जाएगा, लेकिन ये जो बाहर वाला घुसते रहेगा उसमें ना बीजेपी की जीत है ना कांग्रेस की जीत है, इसमें किसी का जीत नहीं है। ये हम सबका हार है अगर फॉरेन नेशनल्स घुस रहा है देश में तो। जी, आपने लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना पड़ा। सर एक मिनट हाँ सर पूछिए। जो कट कर लेंगे हम लोग, ध्यान रखना आपको। आपने पूर्व में कहा था कि एक रिजोल्यूशन लाने के लिए सरकार को एक स्ट्रॉन्ग विल्ड नेता की आवश्यकता पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ऐसा फैसला ले सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि कल भी स्केपिस्ट वाला उनका भाजपा का नेचर रहा। इस पूरे मुद्दे को अवॉइड करते हैं, ना मणिपुर पर चर्चा की, ना मिजोरम पर चर्चा की, केवल नॉर्थ ईस्ट को एज अ होल चर्चा करके उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही काफी डिरेंज रहा है, काफी वहां वोलेटाइल रहा है पॉलिटिकली, तो उसका फायदा, और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की वजह से ऐसा रहा है। इस पर कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, वो जो कल 3-4 दिन पहले भी मैंने देखा था कि कांग्रेस के प्रदेश कमेटी, जो मिजो कम्युनिटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसका चीफ बोल रहे थे कि नहीं, ये
जो मिजोरम जल रहा है, प्राइम मिनिस्टर चुप है। तो मिजोरम का हर पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, हर लोग इन्वॉल्व है जो बर्मा से आने वाले को भाईबंदी में अपने साथ रख रहा है और फिर उसको देश में मुसीबत ला रहा है। लेकिन जब आप कंक्लूजन करेंगे, कल भी बनवाल लेल बेला जो राज्यसभा मेंबर है मिजोरम से, वो कह रहे थे कि मिजोरम में बाहर के लोग नहीं है, तो वो साफ झूठ बोल रहे थे। 30,000 तो अनलिस्टेड बर्मा का नागरिक है और डेली घुस रहा है, लेकिन और मिजोरम सरकार घुसा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि देश में मिर्जाफर और जयचंद जैसे लोग हैं, तो बाहर वाले की आपको क्या जरूरत है। आज जो जोरमथंगा है मिजोरम चीफ मिनिस्टर, वही काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी को बंगाल में घुसाने में ममता बनर्जी का वही रोल है जो कभी ज्योति बसु साहब का था, फिर अरविंद केजरीवाल का। और त्रिपुरा में आप देखिए ना, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद रोहिंग्या मुस्लिम घुस रहे हैं और जो 500,000 रुपया ले लेके आधार कार्ड ये सब बनवा रहे हैं। तो आज सारे बॉर्डर स्टेट में बीजेपी बैठी हुई है, उसके बाद बाहर के लोग घुस रहे, तो ये फेल्योर किसका है? प्राइम मिनिस्टर साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, होम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर है, क्योंकि उन्हीं के अंदर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और वो अगर बाहर वाले को नहीं रोक पा रहे किसी पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण, तो यह देश के साथ अन्याय है। उन्होंने एक तरफ पश्चिमी बॉर्डर पे पाकिस्तान पर हमला करके एक बड़ा काम किया, तो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे वो पाप कर रहे, इन लोगों को घुसने क्यों दे रहे? आप समझ सकते। लेकिन विपक्ष भी इस मामले को उस लेवल तक डिबेट में नहीं लेकर के जा पाया। प्राइम मिनिस्टर तो एस्केप कर ही गए, लेकिन एक साफ साफ गलती है होम मिनिस्ट्री की और प्राइम मिनिस्ट्री की। आप देख सकते हैं बाहर वाले को रोक नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लिया उन्होंने, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया नॉर्थ ईस्ट की अनस्टेबिलिटी का। इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट का जो शुरू का जो फॉल्ट लाइन क्रिएट किया था, जैसे कुछ में तो कांग्रेस इन्वॉल्व था। जैसे आप देखिए, असम का एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। असम में जब एजीपी की सरकार बनी थी प्रफुल्ल महंतो का, तो उन्होंने ओपनली राजीव गांधी पे आरोप लगाया था कि ये बोडो टेररिस्ट को ट्रेन करवा रहे हैं। लेकिन जो अजय आलोक ने ट्वीट किया था कि मिजोरम में बम गिराया गया था एयरफोर्स का, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन था। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन था, तो मिजो नेशनल फ्रंट जो मूवमेंट कर रखा था, पूरा मिजोरम को ही अलग करने का उन लोगों ने प्लान किया था। तो एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके उसको रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था। तो उसमें कोई ये गलत बात नहीं था, वो हम सबके लिए था। तो अजय आलोक का मुझे लग रहा है इस मामले में थोड़ा नॉलेज कम है। मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, ये संजय हजारिका का एक किताब है मिस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने लिखा है, उसको एक बार वो पढ़ ले। तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं रहता हूं। और पंडित नेहरू को तो इसमें लाने का कोई बात ही नहीं था, वो तो हमेशा देश को एक करके चलने की कोशिश किए। और चाइनीज मामले में उन्होंने बोला है, तो एक बार अलग डिबेट कर लेते हैं। मैं पंडित जी को इसमें दोष नहीं दे रहा। एक गलत ट्वीट था। इंदिरा गांधी तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट थी, उसने तो भारत को सिक्योरिटी दिया। चीन 62 में अटैक किया, पाकिस्तान 47 में अटैक किया, 65 में अटैक किया, 71 में अटैक किया। वह तो भारत को एक मुर्गी समझता था। लेकिन 71 में जो इंदिरा गांधी ने जो करारी हार दी, ऐसी पराजय दी पाकिस्तान को, 90,000 सरेंडर करा के, कि पाकिस्तान का मनोबल टूट गया। उसके बाद आज 35 साल हुआ, पाकिस्तान मिलिट्री अटैक करने का ख्वाब भी नहीं देख पाता। इंदिरा गांधी को तो वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा, लेकिन वही काम मोदी जी ने किया बालाकोट और उड़ी स्ट्राइक करके। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में फेल हो रहा है। ये बर्मा को चेपे एक बार। एक नैरेटिव भी कल गढ़ा गया कि राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हो गई, सदन में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मोदी को बुलाकर उन्होंने जीत हासिल कर ली। इस पर क्या कहना है? ये बात हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब मुंह नहीं खोल रहे थे पार्लियामेंट में, लेकिन विपक्ष ने उनको आने के लिए और उनको बोलने के लिए सारे समसामयिक मुद्दों पे जो करंट इशू था, या एक लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई। हम कह सकते हैं दिस इज द गोल्डन स्पेस इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि जो प्राइम मिनिस्टर अनमना था, विपक्ष को लाइटली ले रहा था, उसने संवैधानिक ताकतों का प्रयोग करते हुए प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और उन सारे मुद्दों पर बोलने के लिए विवश कर दिया। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अच्छा मौका था। बीजेपी वो बोल सकते थे कि उन्होंने ऑयल क्राइसिस को मैनेज किया,
आज फार्मा इंडस्ट्री में देश बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष के पास भी मौका था कि मणिपुर में घेर सकता था, समाजवाद पे घेर सकता था, कि बिजनेसमैन को जो अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए डिजिटल बैंकिंग चल रही है, इसमें सरकार अनाप शनाप सारे कार्ड पे पैसा लिए जा रही है, अग्निवीर स्कीम है। इस सब मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहिए था विपक्ष को, जिसमें विपक्ष उतना प्रिपेयर नहीं हो पाया। बट स्टिल कुछ शुरू हो जाए तो एक अच्छी बात, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा हुआ, मेरा जो मानना है एज ए न्यू माने हम लोग तो नया है जी। एक कंट्रोवर्सी भी हुई सदन के दौरान, आपने सुना होगा कि स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं राहुल गांधी। इस पर क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए ये स्मृति ईरानी एकदम गलत खेल खेल रही है। उनके बगल में बैठी हेमा मालिनी ने इस बात को डिक्लाइन किया कि शी हैज नॉट सीन इट आल्सो। वो जो स्मृति ईरानी इस तरह के टेलीविजन के कलाकार रही है, इस तरह के नाटक करने में वो होशियार है, तो वो जो एक करके चाह रही राहुल गांधी को डिफेम करना, ये उनका एकदम गलत मूव है। पूरे देश में इसका क्रिटिसाइज हो रहा है। इससे ये भी लग रहा है कि बीजेपी को राहुल गांधी से एंटीपैथी है, खास करके स्मृति ईरानी को आगे किया है बीजेपी ने। और ऐसे ही एक्टिविटी के कारण आपको याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ऐसे लेडी सांसदों के लिए एक बार शूर्पणखा शब्द का प्रयोग किया था। तो स्मृति ईरानी गलत मूव खेल रही है, और स्मृति ईरानी में एक एरोगेंस भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उनको पता नहीं कैसे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था मोदी साहब ने, और आर्मी के एक जनरल थे नसरुद्दीन शाह के बड़े भाई हैं जहीरुद्दीन शाह। तो गुजरात दंगा के समय वो मेजर जनरल थे जीओसी, और उन्होंने संभालने में बड़ा काम किया था। तो बाद में सरकार ने उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया। तो एज ए सेंट्रल मिनिस्टर उनका जहीरुद्दीन शाह का इनसे मीटिंग था, इतना रफ टॉक की थी स्मृति ईरानी ने जहीरुद्दीन शाह से। एक किताब है सरकारी मुसलमान, आप उसको पढ़िए। शी वॉज टॉकिंग एज इफ शी इज इलिटरेट। कम से कम एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात कर रही है, उसका लैंग्वेज क्या था पता है? आई एम कोटिंग फ्रॉम द बुक द लाइन टोल्ड बाय स्मृति ईरानी दैट मिस्टर जहीरुद्दीन शाह, यू आर पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बाय द यूपी गवर्नमेंट, व्हाई यू आर डिलेड। इस तरह से वो वाइस चांसलर से बात करती है। आप समझ सकते हैं कि कितना एरोगेंस है। तो ये बहुत गलत खेल खेली स्मृति ईरानी, इससे मुझे भी खराब लगा, ये गलत मूव है, बीजेपी को समझाना चाहिए। इससे पूर्व में बिहार में जब महागठबंधन सरकार बनी थी तो स्मृति ईरानी को लेकर बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि डियर स्मृति ईरानी, चूंकि वो उस समय एचआरडी मिनिस्टर थी देश की, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हमने चर्चा की थी, व्हाट इज द प्रोग्रेस इन इट। तो ये चूंकि प्रोग्रेस उनके पास नहीं था स्मृति ईरानी के पास, तो उन्होंने ये डियर शब्द को पकड़ लिया था, तो उन्होंने डियर वर्ड को लेकर पंगा किया था। एक महिला के खिलाफ ये डियर शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तब भी कहीं ना कहीं नाखून कटाकर शहीद होने का उनका मकसद था। तो इस अशोक चौधरी ने उनको सही जवाब भी दे दिया था। जो बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर थे अशोक चौधरी, उन्होंने अच्छे से उनको जवाब भी दिया था कि प्लीज रीड द रेन एंड मार्टिन। हम लोग को भी एयरफोर्स में शुरू में बेसिक में रेन एंड मार्टिन पढ़ाया था कि कैसे सीनियर को लेटर लिखते हैं, कैसे डेमी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, कैसे नोट लिखते हैं। तो फिर उनका मुंह बंद हो गया था अच्छे से। ये बड़ी बात ये थी कि खुद स्मृति ईरानी ने एक उससे 2-3 दिनों पहले ही ट्वीट में किसी अपने सबऑर्डिनेट को डियर ही शब्द का प्रयोग करके ट्वीट किया था। बड़ी विचित्र बात है। तो उनका खेल नहीं चला था। जी, अगला सवाल मेरा बिहार के संदर्भ में है। बिहार में देखिए 2 गठबंधन तो साफ दिख रहे हैं अब। एक तरफ जहां एनडीए मजबूत हो रहा है, उसका हिस्सा मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सभी बन रहे हैं, वहीं महागठबंधन भी एक मजबूती से खड़ा है बिहार में। मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों में किसी में नहीं है, वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूमकर अपने वोट बैंक को इकट्ठा कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में किसी भी छोटे दल से ज्यादा वोट बैंक उनके पास है, उनके वोट को खरीदा नहीं जा सकता है। वो किस तरफ जाएंगे इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं पहले शक्ति प्रदर्शन कर लूं, उसके बाद फैसला करूंगा। महागठबंधन क्यों मुकेश सहनी को अपने पाले में नहीं ले रही है? हमने एक सर्वे में भी देखा कि महागठबंधन का वोट बैंक लगभग बराबर हो गया है अब
भाजपा के, ऐसे में मुकेश सहनी भाजपा की तरफ चले जाते हैं, एनडीए में चले जाते हैं, तो आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्या कहना चाहिए? नहीं, पार्टी के हल्का में चर्चा चल रहा है कि मुकेश सहनी जी को महागठबंधन में ले लिया जाए तो इससे हम लोग को भारी फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा उनके साथ ये है कि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया आज के दिन, और वो भी नॉन करप्टिबल वोट बैंक है। मतलब जो इलेक्शन के समय चलता है घालमेल कि आप पैसा दे के कुछ वोटर को इधर उधर कर लीजिए या उनको इन्फ्लुएंस कर सकिए, तो मुकेश सहनी जो लगातार जनसंपर्क बना रहे हैं उनसे एक उनका पॉलिटिकली नॉन करप्टिबल वोट बैंक बन गया है। तो और उनमें एक दूसरा क्षमता है कि वो वोट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब लोकसभा चुनाव में 5,000 7,000 वोटों से डिसीजन हो रहा है, तो ऐसे समय में मुकेश सहनी जी को ले लेने में महागठबंधन को मुझे लग रहा है बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन शायद महागठबंधन इसलिए वेट एंड वॉच में है कि वो बार्गेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। नहीं, एक दावा तो बार्गेनिंग तो वो भाजपा से भी कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक सबसे बड़ा है बिहार में। इस पर क्या कहिएगा? वोट बैंक सबसे बड़ा है, और उससे भी बड़ा क्या है कि मुकेश सहनी जो बोलते हैं उसमें किसी से लड़ना नहीं चाहते, वो अपने लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लोग मतलब माने दे पीपुल लाइक सच टाइप ऑफ पर्सन। तो मुकेश सहनी का ये दावा तो मुझे सही लग रहा है कि उनके पास वोट बैंक है और वे अपने लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। तो माने ही इज हैविंग ब्राइट फ्यूचर, इसीलिए हम लोग को उनके साथ जाना चाहिए। जी, तो हमने आज जहां एक तरफ मणिपुर तो क्या आप कहीं बार देखिए जी 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 कि मुकेश सहनी अगर हमारे तरफ आ जाते हैं तो नॉर्थ बिहार में हमारे तरफ जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, इस समय भारी संख्या में अररिया नहीं, इधर खगड़िया, इस सब तरफ काफी वोट है उनका, जिसको कि वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं और वो प्रोग्रेस की बात करते हैं। तो ऐसे लोग को हमें साथ तुरंत लेना चाहिए। जी, तो हमने आज जहाँ एक तरफ मिजोरम और मणिपुर की चर्चा की, हमने विश्वास प्रस्ताव पर जो सदन में हंगामा हुआ उसको लेकर हमने चर्चा की, हमने स्मृति ईरानी ने जो आरोप लगाया उसकी भी तहकीकात की, और मुकेश सहनी बिहार के किस गठबंधन की तरफ अपना रुख कर रहे हैं इस पर भी हमने चर्चा करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर मुकेश सहनी के पास एक बड़ा वोट बैंक है जो निर्णायक होगा, क्योंकि लड़ाई अब सीधी है दो गठबंधनों की। ऐसे में मुकेश सहनी तटस्थ नहीं रहेंगे, वो भी किसी एक गठबंधन का हिस्सा होंगे, वो उन्होंने कहा है। ऐसे में रजनीश जी का यह दावा है कि उनका वोट बैंक बिहार में निर्णायक होगा, महागठबंधन भी उनके संपर्क में है। आगे चल के क्या फैसला होता है ये हम देखेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर